सबसे पहले बात करते हैं और एक एडवांटेज क्या है। कस्टमर के क्लोजर होना। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जनरली अकेली ऑपरेट करती है। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को स्पेशलाइज्ड पार्ट्स और पैकेजिंग चाहिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी को फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, टूल्स और मेंटेनेंस सर्विस चाहिए। यही से स्मॉलर सप्लायर कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए फैक्ट्री सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती जहाँ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। उस फैक्ट्री का कनेक्शन पूरे बिजनेस नेटवर्क से होता है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहा है, सप्लायर्स कहाँ लोकेटेड है, ट्रक्स कितने इजीली फैक्ट्री के अंदर बाहर जा सकते हैं, फिनिश गुड्स कस्टमर तक कितने जल्दी पहुँच सकता है और हर शिपमेंट को मूव करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ये सारे कनेक्शंस और भी इम्पोर्टेंट होते जाते हैं। जो फैक्ट्री लोकेशन बिजनेस के छोटे होने पर बिल्कुल सही लगती थी, अब वही कुछ साल बाद इनएफिशिएंट हो सकती है, स्पेशली जब ऑर्डर्स बढ़ने लगे और कस्टमर्स अलग अलग सिटीज और अलग अलग स्टेट से आने लगे। इसीलिए आज फैक्ट्री की लोकेशन सिर्फ प्रॉपर्टी का एक डिसीजन नहीं रह गया, ये एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन बन चुका है। पहले कोई कंपनी फैक्ट्री लोकेशंस मेनली इसीलिए चूज करती थी क्योंकि वहाँ लैंड अफोर्डेबल था, कोई एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी अवेलेबल था या बिजनेस ओनर उस लोकेशन से फेमिलियर था। लेकिन आज बिजनेस इसे काफी ज्यादा आगे की सोच रहा है। अब फोकस सिर्फ फैक्ट्री पर नहीं है बल्कि उसके अराउंड के कंप्लीट इकोसिस्टम पर है। नियर बाय सप्लायर नेटवर्क कैसा है, मेजर कस्टमर कितने इजीली रीच किए जा सकते हैं, हाईवे तक ट्रक्स की कनेक्टिविटी कैसी है, पोर्ट, रेलवे या फ्राइट कॉरिडोर तक एक्सेस कितना इजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये इंडस्ट्रियल एरिया फ्यूचर एक्सपेंशन को सपोर्ट कर सकता है। इन सब फैक्टर्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस की एफिशिएंसी पर पड़ सकता है और यहीं पर इंडिया के इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मेजर हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और अदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं। आइडिया सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सपोर्टिंग बिजनेस को एक दूसरे के क्लोजर लाना और कंपनीज के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर कंपनीज के लिए एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज हो सकता है। एक आइसोलेटेड इंडस्ट्रियल लोकेशन पर ऑपरेट करना और सप्लाई चेन के हर पार्ट को अलग अलग मैनेज करने के बजाय बिजनेस एक ऐसे इकोसिस्टम का पार्ट बन सकता है जहाँ मैन्युफैक्चर, सप्लायर्स, वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और कस्टमर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। गवर्नमेंट भी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स के थ्रू ही इसी डायरेक्शन में पुश कर रहा है। 2026 में कैबिनेट ने भव्य स्कीम अप्रूव की जिसके अंडर 33,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने की प्लान में है। इसका ऑब्जेक्टिव रेडी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का, ताकि बिजनेस के लिए सेटअप और एक्सपेंशन रिलेटिवली इजियर हो जाए। तो ये चेंजिंग इंडस्ट्रियल लैंडस्केप एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए एक्चुअली मीन करता है। और अगर आपको जानना है कि लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह इंडिया बिजनेस की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, तो FR8 के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, क्लोज एक्सेस को लार्ज कस्टमर सबसे पहले बात करते हैं और एक एडवांटेज क्या है। कस्टमर के क्लोजर होना। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जनरली अकेली ऑपरेट करती है। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को स्पेशलाइज्ड पार्ट्स और पैकेजिंग चाहिए, एक इंजीनियरिंग कंपनी को फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, टूल्स और मेंटेनेंस सर्विस चाहिए। यही से स्मॉलर सप्लायर कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। जब कोई लार्ज मैन्युफैक्चरर किसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अपना ऑपरेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसके अराउंड सपोर्टिंग बिजनेस भी डेवलप होने लगती है। टाइम के साथ एक कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएट हो सकता है। मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट्स, सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक कंपनीज का एक सप्लायर कंपनी के लिए इस इकोसिस्टम का पार्ट बनना काफी वैल्यूएबल हो सकता है। हर ऑर्डर के लिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर ट्रक भेजने के बजाय कंपनी कस्टमर्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली सर्व कर सकती है और डिमांड में सडन चेंज आने पर फास्टर रिस्पॉन्स दे सकती है। मान लीजिए किसी लार्ज कस्टमर की प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज हो जाती है और उससे एडिशनल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। नियर बाय लोकेटेड सप्लायर्स उस रिक्वायरमेंट को उस कंपनी से फास्टर फुलफिल कर सकती है जो सेवरल 100 किलोमीटर दूर ऑपरेट भी कर सकता है। और कस्टमर के क्लोजर होने का एक और बेनिफिट है, न्यू कस्टमर्स तक एक्सेस। जो बिजनेस इनिशियली एक लार्ज मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है वो फ्यूचर में इसी इंडस्ट्रियल रीजन में ऑपरेट करने वाली दूसरी कंपनी से भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ डिलीवरी डिस्टेंस कम करने के बारे में नहीं है, ये एक स्मॉलर सप्लायर को एक मच लार्जर इंडस्ट्रियल नेटवर्क का पार्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, बेटर सप्लायर एंड रॉ मटेरियल
मटेरियल नेटवर्क्स। अब सप्लाई चेन के दूसरे साइड को देखिए। सप्लायर्स को भी फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती, उससे रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट, पैकेजिंग, मशीन पार्ट्स, मेंटेनेंस सर्विस, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। जब एक ही इंडस्ट्रियल रीजन में मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेट करते हैं तो उनके अराउंड सपोर्टिंग बिजनेस भी डेवलप होने लग जाती है। आपको फैक्ट्रीज के नियर बाय कंपोनेंट सप्लायर्स मिल सकते हैं। पैकेजिंग कंपनीज आसपास ऑपरेट भी कर सकती है। वेयर हाउस मल्टीपल बिजनेस को सर्वर तक रह सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इंडस्ट्रियल यूनिट से मार्केट तक रेगुलर रूट्स चला सकते हैं। इससे पूरी सप्लाई चेन में कनेक्टेड हो सकती है। एक ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर के लिए इससे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट भी मिल सकता है। सपोज किसी कंपनी को सडनली किसी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो जाए, अगर सप्लायर सेम इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में लोकेटेड है तो बिजनेस उस मटेरियल को दूसरे स्टेट से या सोर्स से करंट कंपैरिजन में फास्टर अरेंज कर सकता है। लेकिन बेनिफिट सिर्फ स्पीड तक लिमिटेड नहीं है। नियर बाय मल्टीपल सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स होने का मतलब ये है कि बिजनेस के पास एक्सपेंशन के लिए टाइम बहुत ज्यादा है। ऑप्शंस भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में कंपनी एक सप्लायर के साथ काम कर सकती है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ वो सेम रीजन में अवेलेबल दूसरे वेंडर्स के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर सकती है। यही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पीछे एक इम्पोर्टेंट आइडिया है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स डेवलप करने की बात नहीं है। बड़ा ऑब्जेक्टिव ऐसे कनेक्टेड मैन्युफैक्चर इकोसिस्टम्स क्रिएट करने का है जहां बिजनेस सप्लाई चेन के डिफरेंट पार्ट से क्लोजर ऑपरेट कर सके। पॉइंट नंबर 3, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेटअप एक बर्डन कम कर सकता है। एक और मेजर फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्ट्री सेटअप करना एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी। लैंड परचेस करना सिर्फ बिगिनिंग है। उसके बाद कंपनी को इंटरनल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी और कोई भी बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है। तब जाकर प्रोडक्शन स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। अगर बिजनेस को ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप करना पड़े तो सिग्निफिकेंट टाइम और कैपिटल लग सकता है। यही प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इक्वेशन को चेंज कर सकता है। 2026 में अप्रूव भाव्या स्कीम के अंडर गवर्नमेंट 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने की प्लान कर रही है, जहां इन्वेस्टमेंट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। प्लांट फैसिलिटीज में इंटरनल रोड, यूटिलिटीज, ड्रेनेज, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग, टेस्टिंग फैसिलिटीज और रेडी बिल्ट या बिल्ट टू सूट फैक्ट्री यूनिट्स जैसे ऑप्शंस इंक्लूड हो सकते हैं। एक स्मॉलर एंटरप्राइज के लिए इसका मतलब ये है कि इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्डन कुछ हद तक रिड्यूस हो सकता है। बेसिक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को स्क्रैच से डेवलप करने में सारा टाइम और कैपिटल स्पेंड करने के बजाय कंपनी पोटेंशियली ऐसी लोकेशन चूज कर सकती है जहां एसेंशियल फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हो। इससे बिजनेस ज्यादा फोकस मशीनरी, प्रोडक्शन, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और एक्सपेंशन पर आ सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ समझना जरूरी है। प्लग एंड प्ले का मतलब ये नहीं है कि हर इंडस्ट्रियल पार्क ऑटोमेटिकली हर बिजनेस के लिए परफेक्ट होगा। बिजनेस को अब भी पावर, रिलायबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, लैंड कॉस्ट, लेबर, लोकल रेगुलेशंस और एक्चुअल कनेक्टिविटी का प्रॉपर इवैल्यूएट करना होगा। रियल एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट बनाया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ एवरी कंपनी हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। पॉइंट नंबर 4, इजियर स्केलिंग एंड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब सोचिए, जब एक बिजनेस ग्रो करता है तो क्या होता है? बिजनेस एक स्मॉल फैक्ट्री, कुछ कस्टमर्स और लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ स्टार्ट हो सकता है। फिर ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं, ज्यादा मशीन्स ऐड होती है, एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, स्टोरेज रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं और सडनली जो सप्लाई चेन पहले इजीली मैनेजेबल थी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यही एक ग्रोइंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यूजफुल हो सकता है। अगर बिजनेस एक वेल कनेक्टेड इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेट करता है तो सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और पोटेंशियल कस्टमर्स तक एक्सेस इजियर हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आती। नियर बाय जो और बिजनेस ऑपरेट कर रहा है वो भी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मल्टीपल फैक्ट्रीज को सप्लाई कर सकता है। एक पैकेजिंग कंपनी मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के साथ वर्क कर सकती है। एक वेयर हाउस ऑपरेट पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर को सर्व कर सकता है और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मेजर मार्केट्स के बीच डेडिकेटेड रूट्स डेवलप कर सकती है। यानी अपॉर्चुनिटी सिर्फ रोड्स, वेयर हाउस या इंफ्रास्ट्रक्चर से क्रिएट नहीं होती, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंसंट्रेशन से भी क्रिएट होती है। जब एक रीजन में ज्यादा कंपनीज आती है तो उन कंपनीज के अराउंड प्रोडक्ट्स और सर्विस की डिमांड भी
इंक्रीज होती है। एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए इसका मतलब ये है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है जो किसी आइसोलेटेड लोकेशन पर ऑपरेट करते वक्त शायद अवेलेबल ही ना हो। इसी वजह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरह देखा जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, बेटर एक्सेस टू हाईवेज, पोर्ट्स एंड फ्रीट कॉरिडोर्स। और फाइनली बात करते हैं उस फैक्टर की जो ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, गुड्स की मूवमेंट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को इंडिया के लार्जर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अराउंड डेवलप किया जा रहा है। हाईवेज इंडस्ट्रियल एरियाज को सिटीज और डोमेस्टिक मार्केट से कनेक्ट करता है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्राइट को ज्यादा एफिशिएंटली मूव करने के लिए डिजाइंड है। पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करता है और एयरपोर्ट्स टाइम सेंसिटिव और हाई वैल्यू कार्गो के लिए यूजफुल हो सकता है। किसी बिजनेस के लिए इन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस तक एक्सेस होना सप्लाई चेन को ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकता है। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर पोर्ट के थ्रू रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में सेल करता है। अगर फैक्ट्री मेजर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी दूर है तो गुड्स को मेन लॉजिस्टिक नेटवर्क तक पहुंचाने से पहले एडिशनल रोड मूवमेंट करना पड़ सकता है। मतलब ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा हैंडलिंग और ज्यादा पोटेंशियली मोर टाइम। लेकिन जब इंडस्ट्री एक्टिविटी मेजर ट्रांसपोर्ट के लिए लिंक होती है तो ये फर्स्ट और लास्ट कनेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, लॉजिस्टिक कॉस्ट सिर्फ फ्राइट बिल नहीं होती। हर एडिशनल किलोमीटर का कॉस्ट फ्यूल, टोल, ड्राइवर, व्हीकल और मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड कर सकती है। लॉन्गर डिस्टेंस का मतलब लॉन्गर डिलीवरी टाइम और ग्रेटर अनसर्टिनिटी भी हो सकती है। एक सप्लायर कंपनी के लिए डिलेड ट्रक का मतलब कस्टमर की प्रोडक्शन स्केड्यूल में डिले हो सकता है। एक एक्सपोर्टर के लिए इनएफिशिएंट कनेक्टिविटी का मतलब पोर्ट्स तक गुड्स मूव करने में एडिशनल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और डिफरेंट स्टेट्स में कस्टमर को सर्व करने वाले मैन्युफैक्चर के लिए पुअर कनेक्टिविटी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। इसीलिए फैक्ट्री लोकेशन को अब लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी के पार्ट के रूप में देखने इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहा है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट से कनेक्टेड इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव करना और गुड्स मूवमेंट में आने वाली फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। एक स्मॉलर मैन्युफैक्चरर के लिए बेटर कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ लोअर फ्राइट कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब फास्टर डिलीवरीज, बेटर ट्रक यूटिलाइजेशन, ज्यादा प्रेडिक्टेबल ट्रांसपोर्टेशन और एक मच लार्जर मार्केट तक एक्सेस भी हो सकता है। बिजनेस प्रोडक्शन के टर्म्स में छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास मेजर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तक रिलायबल एक्सेस है तो उसका पोटेंशियल कस्टमर बेस सिर्फ नियर बाय एरिया तक लिमिटेड रहना जरूरी नहीं है। कंक्लूजन, तो क्या हर ग्रोइंग बिजनेस को अपनी फैक्ट्री किसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास शिफ्ट कर देनी चाहिए? नॉट नेसेसरी। लैंड प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, लेबर अवेलेबल, पावर, कस्टमर प्रॉक्सिमिटी और प्रोडक्ट की नेचर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ बिजनेस के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस के क्लोजर रहना किसी न्यू कॉरिडोर में रीलोकेट करने से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन कंपनीज फैक्ट्री लोकेशंस को जिस तरह इवेल्युएट करती है जो डेफिनेटली चेंज हो रहा है। फैक्ट्री लोकेशन अब सिर्फ रियल एस्टेट डिसीजंस नहीं बल्कि सप्लाई चेन डिसीजंस भी बन रहे हैं। राइट लोकेशन एक मैन्युफैक्चर को कस्टमर, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लोजर ला सकती है। और जैसे जैसे इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप कर रहा है, बिजनेस शायद सिर्फ ये नहीं देखेगा कि यहाँ फैक्ट्री सेटअप करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, ये भी देखेगा कि क्या ये लोकेशन उनके पूरे बिजनेस को ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेज का सपोर्ट दे सकती है। क्योंकि आज की चीपेस्ट फैक्ट्री लोकेशन जरूरी नहीं है कि कल की मोस्ट एफिशिएंट लोकेशन भी हो। अब आपके बिजनेस के बारे में सोचिए, क्या आपकी फैक्ट्री उन कस्टमर्स और सप्लायर्स के क्लोज है जो आपके बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, या डिस्टेंस आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है? कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपकी कंपनी अभी कहाँ लोकेटेड है और क्या आपकी फैक्ट्री की लोकेशन आपकी बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रही है या कोई चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।